बच्चों इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले ये स्टडी करेंगे, फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस की स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। तो बच्चों वेलोसिटी इज गिवन बाय रूट टी बाई म्यू। वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, यानी कि रूट टी बाई म्यू। टी यहां पर क्या है बच्चों? टी इज द टेंशन इन द वायर, यानी कि एक आपने ऐसे वायर स्ट्रेच किया हुआ है और इसमें अगर ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होती है तो दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी। वो एक तो टेंशन पे डिपेंड करेगी कि वायर के अंदर टेंशन कितनी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। दूसरा म्यू। म्यू है यहां पर बच्चों मास पर यूनिट लेंथ। इसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। म्यू को क्या बोलते हैं? लीनियर डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ। दो फैक्टर पर ये आपकी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड करेगी। तो बच्चों हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला, इसको स्टडी करने के लिए आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें। यानी कि सपोज करो एक वेव पल्स इस तरह से क्रिएट होती है। यहां पर आप एक फ्रेम कंसीडर करें जो स्पीड ऑफ वेव की से, यानी कि वेव के साथ ट्रेवल कर रहा है। ये आपकी वेव पल्स ट्रेवल कर रही है, इसी स्पीड से एक फ्रेम ट्रेवल कर रहा है। और यहां पर इस सेगमेंट को आप ऑब्जर्व करते हो। इस सेगमेंट को थोड़ा सा एनलार्ज करके इधर बनाते हैं तो आप देखोगे कि उसी फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये आपका एक सेगमेंट हो गया। ये सेगमेंट हो गया जिसका इंक्लिनेशन सेंटर पर कितना होगा? 2 थीटा। तो आप देखेंगे कि इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ये सेगमेंट स्टेशनरी है, यानी कि ये सेगमेंट स्टेशनरी है इस सेंटर के रेस्पेक्ट में। बट व्हाट वी यू विल रियलाइज कि आप ये फ्रेम वी वेलोसिटी से जा रहा है। वेव पल्स तो स्टेशनरी हो गई, यानी कि ये कर्वेचर तो स्टेशनरी होगा, लेकिन जो स्ट्रिंग स्टेशनरी है वो क्या होगी? इस सेगमेंट से लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स लेफ्ट ट्रेवल कर रही होगी। यानी कि ये शेप स्टेशनरी है और यहां से जो आपकी स्ट्रिंग है वो लेफ्ट में ट्रेवल कर रही है। अगर स्ट्रिंग इसके थ्रू जा रही है तो यानी कि इसके थ्रू मास ट्रेवल कर रहा है। इस कर्वेचर के थ्रू ये स्ट्रिंग लेफ्ट में ट्रेवल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो लेफ्ट में अगर ट्रेवल करेगी तो हम ये सेगमेंट को यहां ब्रेक करके देखते हैं और यहां पर देखते हैं कि यहां टेंशन टी होगी, यहां पर टेंशन टी होगी और यहां पर ये टेंजेंट बनाते हैं इस लाइन से। तो आप देखेंगे ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो टेंजेंट में और ये टेंशन में ये जो एंगल होगा वो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो इनके हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएंगे? टी कॉस थीटा, और ये भी आएगा आपका टी कॉस थीटा। और टुवर्ड्स द सेंटर जो कंपोनेंट आएंगे वो कंपोनेंट यहां पर ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा यानी कि टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। दिस विल गिव यू 2t sin theta. 2t sin theta is the force towards the center that is centripetal force. इस सेगमेंट पर जो फोर्स होगी सेंटर की तरफ वो होगी 2t sin theta. सेंट्रिपिटल फोर्स को हम mv² से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सो 2t sin theta इक्वल्स टू mv²/r। और इस सेगमेंट का जो मास है बच्चों आप लिख सकते हैं म्यू इंटू जो भी लेंथ है dl। ये लेंथ dl हमने कंसीडर करी है और म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये dl लेंथ, इस dl लेंथ को आप क्या लिख सकते हो? r इंटू दिस 2 थीटा। ये आपकी dl लेंथ होगी। तो टोटल मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ की वैल्यू होगी आपकी r इंटू 2 थीटा। तो आप 2t साइन थीटा को, क्योंकि थीटा यहां पर बहुत स्मॉल लिया है, ये आप देख सकते हैं दिस सेगमेंट इज वेरी स्मॉल एंड थीटा विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल। So theta is very small, so sin theta can be equated to theta. ये अप्रोक्स थीटा के इक्वल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2t sin थीटा को आपने कर दिया थीटा से। और RHS में आप देखेंगे m की वैल्यू हमने लिख दी म्यू r इंटू 2 थीटा v²/r। r क्या है यहां पर? r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा r होगा। तो
तो आप देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा से थीटा और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू वी स्क्वायर, म्यू इंटू वी यानी कि वेलोसिटी ऑफ द वेव स्क्वायर। यहां से आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज टी बाई म्यू। नेक्स्ट, अगर आप ट्रांसवर्स वेव की स्पीड किसी सॉलिड मीडियम में देखें, यानी कि आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक है, इसके अंदर अगर ट्रांसवर्स वेव जाएं तो उसकी स्पीड लिखी जाती है यानी कि ईटा ओवर रो। और यहां पर ईटा क्या है, दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो इलास्टिसिटी बच्चों आपको याद होगा, shear स्ट्रेस, shear स्ट्रेस ओवर shear स्ट्रेन, ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। अगर सॉलिड मीडियम में कोई भी ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट करेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, डिपेंड करेगी आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर। नेक्स्ट, वी विल स्टडी द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी बात करें तो आपने देखा कि अगर यहां पर dm मास है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ इंटू dm इंटू वी स्क्वायर, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब बच्चों v क्या होती है, ये x और t का फंक्शन होता है, यानी कि यहां पर अगर छोटे छोटे सेगमेंट लेंगे तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पर आपके वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट वी स्क्वायर। और डीएम को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यानी कि डीएक्स सेगमेंट अगर कंसीडर करें आप, तो डीएम की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू डीएक्स, ये आपका स्मॉल सेगमेंट का मास हो जाएगा डीएम। तो दिस इज डीएम बाई 2 इंटू वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर लिख दिया हमने, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बच्चों इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। टाइम यानी कि आप 0 टू कैपिटल टी में किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स पर अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इस टर्म का एवरेज लेते हैं। तो बच्चों कॉस स्क्वायर टी का अगर आप इंटीग्रेट करके एवरेज लेंगे तो आप इसको अभी तो फॉर द टाइम बीइंग आप इसको याद कर लेंगे कि इसका एवरेज कितना आएगा, हाफ आएगा। तो यहां पर ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो आपको ये मिलेगा हाफ इंटू म्यू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ऑफ डी एक्स सेगमेंट, एक सेगमेंट जिसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स। आपको अगर काइनेटिक एनर्जी एक वेवलेंथ की निकालनी है ओवर ए वन वेवलेंथ, दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए इसको ब्रैकेट्स में क्लोज किया है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी एक्स सेगमेंट इज म्यू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू हाफ। तो अगर ओवर ए लेंथ वेवलेंथ यानी कि एक पूरी वेवलेंथ की काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालने जाए तो उसको हम dx को क्या रख देंगे, dx विल बी इंटीग्रेटेड टू 0 टू लैम्डा, ये सेगमेंट कितना हो जाएगा, वन वेवलेंथ लॉन्ग। तो ये आपकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट इज म्यू लैम्डा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो अगर हम एवरेज मैकेनिकल एनर्जी निकालने जाएं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, यानी कि दोनों का हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो बच्चों हमने जब देखा था कि एसएचएम के अंदर यहां पर भी पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन था हमने लिखा था ए साइन ओमेगा टी एट एक्स इक्वल टू 0। तो बिल्कुल एग्जैक्ट एसएचएम की इक्वेशन फॉलो करता है पार्टिकल, हमारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं एसएचएम की इक्वेशन से। तो हर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज होगी वही पोटेंशियल एनर्जी एवरेज होगी, ये हम ऑलरेडी एसएचएम में देख चुके हैं। तो यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज को इक्वेट कर दें तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
और हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी आई है म्यू लैम्डा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास एवरेज मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि एवरेज, दिस इज नथिंग बट एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ वन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ की आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी आने के बाद हम एवरेज पावर ट्रांसमिटेड भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों एवरेज पावर ट्रांसमिटेड में क्या करते हैं आप, जैसे हमने क्या किया, डी के निकाला, डी के इज म्यू डी एक्स बाई 2 इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और हम बोल सकते हैं दैट इज डीई, दैट इज म्यू डी एक्स ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, दैट इज हाफ, यहां पर लेमडा की जगह हम क्या रखते हैं, डी एक्स रख रहे हैं। और अगर हम डीई बाई डी टी करें तो पावर हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डीई बाई डी टी। तो यहां पर देखेंगे म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ये सारा कांस्टेंट है, और ये डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी हो जाएगा। अब dx बाई डी टी नथिंग बट स्पीड ऑफ द वेव v आ जाएगा। तो आपके पास एवरेज पावर ट्रांसमिटेड कितनी आ जाएगी, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एवरेज कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो वो ये वैल्यू आएगी। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। बच्चों इंटेंसिटी को जो हम डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पावर पर यूनिट एरिया। एक पर यूनिट एरिया से के क्रॉस सेक्शन में कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, इसके अक्रॉस कितनी पावर जा रही है, उसको हम इंटेंसिटी से डिफाइन करते हैं। तो यहां पर पावर हो गया, इसको एरिया से डिवाइड डिवाइड कर देंगे, एरिया इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सपोज करो ये आपकी जो स्ट्रिंग है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ए होगा, क्योंकि ये एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में पावर ट्रांसमिट हो रही है। तो हम इसमें पावर से डिवाइड कर देंगे ए से। तो जब मास पर यूनिट लेंथ को आप ए से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ है, इसको डिवाइड करेंगे ए से, दिस इज म्यू डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एल इंटू ए आपको मिलेगा, दैट इज वॉल्यूम, दिस विल गिव यू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। और मास बाई वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी, दिस विल बी डेंसिटी। तो म्यू बाई ए का फंक्शन मिलेगा, दिस इज वी, और ये ए हमारा एरिया है, दिस इज एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये हमारा एम्पलीट्यूड है, दिस विल गिव यू द डेंसिटी। तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि हमारी इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, a transverse wave described by this equation propagates on a stretch string having the linear mass density this much, find the tension in the string। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे, यहां पर इस इक्वेशन में आपको इक्वेशन दी हुई है 0.02 मीटर साइन 1 मीटर इंटू एक्स, 1 मीटर इनवर्स इंटू एक्स प्लस 30 सेकेंड इनवर्स इंटू टी। तो यहां पर k की वैल्यू आपको दिखेगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास 30 रेडियन पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। अब यहां पर हम स्पीड ऑफ द वेव निकाल सकते हैं, क्योंकि k को डिफाइन किया जाता है ओमेगा बाई v, देन v कैन बी रिटन एज ओमेगा बाई k। तो यहां पर आप निकालोगे 30 रेडियन पर सेकेंड ओवर 1 मीटर इनवर्स, तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। विद द हेल्प ऑफ k एंड ओमेगा वी हैव कैलकुलेटेड द वेलोसिटी v। इस तरह से आपकी v आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, आपको म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, निकालना क्या है, टेंशन निकालना है। तो आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद होना चाहिए
कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रूट ऑफ टी बाई म्यू. सो टेंशन कैन बी रिटन एज दैट इज म्यू इंटू वी स्क्वायर. आप इस तरह से लिख सकते हैं. v की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, म्यू की वैल्यू आप निकालोगे 1.2 इंटू 10⁻⁴, और यहां पर v की वैल्यू उसको स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 30 इंटू 30. टेंशन की वैल्यू निकालने जाएंगे, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁴, और ये आपके पास आ जाएगा 900. 900 करेंगे, दिस विल बी 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻2, और इसकी वैल्यू न्यूटन में आने वाली है. इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव यू 1.10.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन. ये टेंशन है. तो टेंशन की वैल्यू आपके पास यानी कि 0.108 न्यूटन ये आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्वेश्चन कंसीडर करते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है a 5.5 meter length of a string has mass this much. If the tension in the string is given, what is the speed of wave on the string? यानी कि यहां पर आपको लेंथ की वैल्यू गिवन है, दैट इज 5.5 मीटर्स, और मास की वैल्यू गिवन है 0.035 kg. टेंशन इज ऑल्सो गिवन 77 न्यूटन. वी नीड टू फाइंड द स्पीड. स्पीड इज गिवन बाय टी बाई म्यू. आप इस तरह से लिख सकते हैं. तो यहां पर रूट टेंशन की वैल्यू आपको स्पेसिफाई की हुई है 77. इसके बाद आप म्यू को निकालने के लिए मास पर यूनिट लेंथ लिख सकते हो, यानी कि मास डिवाइड बाई लेंथ. तो आपको यह मिल जाएगा, दैट इज 77 डिवाइड बाई मास 0.035, और यहां पर लेंथ यानी कि 5.5 इसका रूट है. इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे दिस इज 77, और नीचे आपको यह लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻⁻2, और यहां पर ये 5.5 लिखा हुआ है. यानी कि अगर इसको आप 5 से कैंसिल करें तो ये 11 टाइम्स और ये 7 टाइम्स. इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये 11 इंटू 11 इंटू 100 इसका रूट आएगा. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज 110 मीटर पर सेकेंड. ये आपके पास स्पीड आ जाएगी. तो आपका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, अ ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ द वेव इज इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, ये पूछा गया है. तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को स्टडी करेंगे. ये होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. यानी कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दें, आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ जाएगी टाइम के रेस्पेक्ट में. तो यहां पर आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मिल जाएगी मैक्सिमम, यानी कि ए ओमेगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द वेव आपकी कितनी होनी चाहिए, ए ओमेगा के बराबर. अब आपको एक रिलेशन पता होगा, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव, विच कैन बी रिटन एज लैम्डा बाई टी इक्वल्स टू वी. आप इसको यहां पर रिप्लेस कर देंगे और ये हो जाएगा लैम्डा बाई टी इक्वल्स टू वी विच इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, और आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी ए इंटू ओमेगा इंटू टी. और बच्चों ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, ओमेगा टी की वैल्यू आती है 2 पाई. तो आपको यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 पाई इंटू एम्पलीट्यूड. ये आपकी वेवलेंथ होनी चाहिए. सो आप ऑप्शन में देखेंगे, आपको सी ऑप्शन में ये वेवलेंथ गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको दे रखा है, a uniform rope
of length L, mass m1 hangs vertically from rigid support। यानी कि एक रोप है जिसकी आप लेंथ कंसीडर कर सकते हैं L, और इसका मास होगा m, इसकी लेंथ L। ये किसी एक रिजिड सपोर्ट से हैंग की गई है। अ ब्लॉक ऑफ मास m2 इज सस्पेंडेड अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द रोप, यानी कि m2 को यहां पर अटैच किया गया है। A transverse wave pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. Wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2. The ratio of lambda 2 by lambda 1. यानी कि यहां पर एक वेव पल्स क्रिएट की गई जिसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, वो यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा 2। तो सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे एक रिलेशन होता है हमारे पास, लैम्डा इंटू एफ इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ द वेव। तो बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बट वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टेंशन। आप देखेंगे वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेंशन, टी बाई म्यू। तो आप देखेंगे यहां पर जो टेंशन होगी वो m2g होगी, और यहां पर पहुंचते पहुंचते ये टेंशन की वैल्यू m1 प्लस m2g हो जाएगी। तो यानी कि टेंशन इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है हमारी, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू द वी कैन से लैम्डा आपको v के प्रोपोर्शनल आएगा। हम कह सकते हैं कि लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू v2 ओवर v1, और v2 ओवर v1 को हम लिख सकते हैं रूट t2 बाई म्यू ओवर रूट t1 बाई म्यू। तो यहां पर ये रूट आ जाएगी, दैट इज t2 बाई t1। तो यानी कि 2 पॉइंट हमने यहां पर लिया हुआ है और ये हमारी t1 हो जाएगी। तो यहां पर जो हमारी लैम्डा 1 होगी उसके करस्पॉन्डिंग t1 होगी, और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग हमारी t2 होगी। तो t2 को हम ले सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू जी, और टेंशन, इस पॉइंट पर जो टेंशन होगी वो आपकी m1g होगी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इन दोनों का रेशियो क्या मिल जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1, इसका रूट। तो इस तरह का ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेच लीनियर दिस द डिस्टेंस where the distance is measured in SI unit. Okay, time and distance is measured in SI units. तो आपको डेंसिटी यानी कि दी हुई है 5 ग्राम्स पर मीटर। इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, ये म्यू हो गई। और यहां पर आप देखेंगे y इज गिवन एज 0.03 साइन 450t माइनस 9x। तो ये आपका ओमेगा होगा, ओमेगा की वैल्यू आपके पास 450 आ जाएगी। जो कोफिशिएंट ऑफ टी होगा वो ओमेगा होगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसकी वैल्यू के होगी, के इज 9। वेलोसिटी इज गिवन एज ओमेगा बाई के 450 बाई 9, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो अगेन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला टी बाई म्यू। अब यहां पर आपको टेंशन निकालना है, म्यू और वी गिवन है, तो आप टेंशन निकाल सकते हो, दैट इज म्यू इंटू वी स्क्वायर। म्यू की वैल्यू आपको 5 इंटू 10⁻³ और वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 50 ये आ जाएगी। तो यहां पर आपके पास दिस विल गिव यू 5 इंटू 2.5, यहां से आपके पास 12.5 न्यूटन, ये आपके पास स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगी, और करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बच्चों एक दी हुई है, थिन रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड मास 6 kg
hangs vertically from rigid support, a block of mass 2 kg attached to the free end. The transverse short wave train of wavelength 6 cm is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of wave train in centimeters when it reaches the top of the rope? तो बच्चों सिचुएशन क्या है कि अगेन यहां पर एक रोप है जिसका मास 6 kg और लेंथ आपको दिया हुआ है 12 मीटर। इसके एंड पर यहां पर 2 kg का एक मास सस्पेंड किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। शॉर्ट वेव ट्रेन ऑफ वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर, यहां पर जो वेवलेंथ है यहां पर एक पल्स क्रिएट किया गया जिसकी वेवलेंथ आपको लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव ट्रेन इन सेंटीमीटर व्हेन इट रीचेज द टॉप? यहां पर जो वेव पल्स पहुंचेगी, यहां पर पहुंचते पहुंचते इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 2 हो जाएगी। तो आपको लैम्डा 2 बताना है। अगेन वी विल से लैम्डा एफ इक्वल्स टू वी, so f equals to constant, does not change, so lambda is proportional to v, so we can say lambda 2 over lambda 1 equals to v2 over v1, which is equals to टेंशन t2 over t1। यहां पर म्यू से डिवाइड करेंगे तो म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 इक्वल्स टू टेंशन t2 ओवर t1। तो टेंशन T2 आप देखेंगे इस पॉइंट पर जो टेंशन होगी यानी कि 6 kg और 2 kg, 8 kg सस्पेंडेड है, 80 न्यूटन हो जाएगी। और लोअर पॉइंट पर, लोअर एंड पर यहां पर कितना मास सस्पेंडेड है? 2 kg यानी कि 20 न्यूटन हो जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज √4 विच विल गिव यू 2। तो आपके पास लैम्डा 2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1 आ जाएगी, और लैम्डा 1 आपको गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, which will give you आंसर 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर सेंटीमीटर्स में आंसर पूछा हुआ है, तो क्या आंसर होगा आपका? 12। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है बच्चों? व्हेन टू और मोर वेव्स साइमल्टेनियसली pass through a point, the disturbance at that point is given by the sum of the disturbance each wave would produce in the absence of other। यानी कि अगर एक ही पॉइंट पर दो वेव आ जाएं तो यहां पर जो डिस्टरबेंस होगा वो दोनों का सम होगा। यानी कि अगर वेव 1 से आपका y1 डिस्टरबेंस है और वेव 2 से y2 डिस्टरबेंस है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों का सम होगा y1 प्लस y2। इसी को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस मतलब एक ही पॉइंट पर दो वेव इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यू टू द इंफ्लुएंस ऑफ टू वेव्स, इसको बोला जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। व्हेन टू और मोर वेव्स पासेस थ्रू द सेम रीजन simultaneously, the interference of waves take place according to the principle of superposition। each wave makes its own contribution to the disturbance and no matter what the other waves are doing। तो यानी कि अगर एक वेव आ जाए तो ये अपने वजह से डिस्प्लेसमेंट y1 करेगा और दूसरे की वजह से जो हो रहा है वो y2 हो जाएगा, यानी कि इस y1 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यानी कि नेट सम क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। ये होता है आपका इंटरफेरेंस ऑफ वेव। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर कंसीडर करते हैं, इफ टू वेव्स आर कमिंग ऑन ए पॉइंट विद सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी हमने सेम लिखी हुई है, तो y1 इज a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी और y2 आपको दिया हुआ है a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो एक पॉइंट पर आ रहे हैं, दोनों के लिए x सेम होगा और दोनों में फेज डिफरेंस फाई का है, दोनों की हमने फ्रीक्वेंसी भी सेम मानी है, तो हम इन दोनों का सम करेंगे y1 प्लस y2। अब y1 प्लस y2 करने जाएंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों सेम है। जैसा हमने एसएचएम में देखा था, a साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो
तो इसको हमने वेक्टोरियली ऐड करके जो इसका यानी कि एम्पलीट्यूड आया था, दोनों का सम करके हमारे पास एम्पलीट्यूड आया था, दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये इसका रूट, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आया था। तो यहां पर भी आप इसको सम करेंगे तो आपके पास ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, दिस इज A2 इन कॉस फाई। और आप यहां पर देख लें, फाई इज द फेज डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। फाई यहां पर फेज डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स। तो यहां पर जो फैक्टर आएगा वो यहां पर ये कॉस फाई आएगा, इसका होल रूट, और ये आ जाएगा आपके पास साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यानी कि अगर आपको नेट एम्पलीट्यूड निकालना है तो आप इनको एज ए वेक्टर सम ऐड कर सकते हो। वेक्टर सम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, A1 A2 दो एम्पलीट्यूड हैं और दोनों के बीच में हम फेज डिफरेंस क्या मान लेंगे, फेज डिफरेंस यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बराबर होगा, यानी कि फाई के बराबर होगा। और ये जो एम्पलीट्यूड आएगा दोनों वेक्टर से, आप देखेंगे ये एम्पलीट्यूड यही आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई होल रूट। तो ये वेक्टर मेथड होता है आपका नेट एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरेंस निकालने का। अब बच्चों हमने यहां पर अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस फाई पर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग यानी कि फाई के अकॉर्डिंग दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बच्चों क्या होता है, जो ये फेज डिफरेंस है वो 2n पाई के बराबर होता है। फेज डिफरेंस इज 2n पाई, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि कॉस 2n पाई, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पर आपके पास जो 2A1 A2 कॉस फाई का टर्म था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2A1 A2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये नेट एम्पलीट्यूड आपके पास आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 होल का रूट। और आप इसको देखेंगे, दिस इज नथिंग बट A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और इसका भी आपने रूट किया तो आपके पास फाइनली ये मिल जाएगा, आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो A1 प्लस A2 आ जाएगा सिंपली। यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ 2, यानी कि यहां पर नेट एम्पलीट्यूड दोनों का सम हो गया है, और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड कैन हैव। ये मैक्सिमम वैल्यू है दो इंटरफेरेंस से जो हो सकती है एम्पलीट्यूड की, A1 प्लस A2। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया बोला जाता है, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि हमारी इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल थी, ए स्क्वायर के। तो हम बोल सकते हैं, अगर यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इसको, ये तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्या होगी, हमारी इंटेंसिटी होगी। सो वी कैन से इंटेंसिटी इक्वल्स टू A1 स्क्वायर क्या होगी, I1, A2 स्क्वायर इज I2, और A1 A2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट I1 I2। तो इंटेंसिटी इस तरह से होंगी। यानी कि अगर आपको जनरलाइज इंटेंसिटी लिखनी है तो आप जनरलाइज इंटेंसिटी ऐसे लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू 1 है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको आप कह सकते हो दिस इज नथिंग बट रूट I1 का स्क्वायर एंड रूट I2 का स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को अगर आप मैनिपुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये मिल जाएगा आपको रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बच्चों क्या होता है, जो हमारा फाई होता है यानी कि फेज डिफरेंस, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कंस्ट्रक्टिव में इवन मल्टीपल होता है और इसमें ऑड मल्टीपल होता है।
ऑड के लिए हम इसको 2n माइनस वन पाई लिख देते हैं। n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कॉस फाई ऑड मल्टीपल का आप लेंगे तो ये आप पाई का मल्टीपल आएगा, पाई यानी कि पाई 3 पाई 5 पाई एंड सो, और इनकी वैल्यू कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। जब आप यहां पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई की जगह -1 रखेंगे तो ये टर्म आपको -2a1 a2 मिलेगा, और इस होल का रूट। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये आपको a1 - a2 का होल स्क्वायर और उसका आपको रूट मिलेगा। तो यानी कि नेट एम्पलीट्यूड इज डिफरेंस ऑफ टू एम्पलीट्यूड, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो मिनिमम मिलता है। इंटेंसिटी को आप लिख सकते हो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी होती है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है। यानी कि इसमें एम्पलीट्यूड एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में होती हैं। तो आप सपोज करो एक ऊपर है वेव और एक वेव नीचे की तरफ आ रही है, तो यानी कि ये सपोज करो y1 यानी कि a1 है और ये नीचे a2 है, ऑपोजिट होंगी, एक ऊपर है एक नीचे, तो पाई फेज डिफरेंस होगा, तो नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 माइनस a2, क्योंकि ये अपर साइड है ये लोअर साइड है। ये होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देन द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। तो बच्चों रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन दो मीडियम में हम देखते हैं कि एक मीडियम से जब वेव दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो पहले देखते हैं हम फ्रॉम रेयर मीडियम, यानी कि जो हमारी वेव एंटर कर रही है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम, हमारी वेव एंटर कर रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो यहां पर ये देखेंगे इसकी ये वेव पल्स है जिसकी स्पीड v1 है, मास पर यूनिट लेंथ μ1 है और मास पर यूनिट लेंथ μ2 है। तो ये डेंसर है और ये रेयरर है, यानी कि इसकी मास पर यूनिट लेंथ बड़ी होगी मास पर यूनिट लेंथ 2 से। दिस इज मोर थिक एंड दिस इज थिन। तो ये आपका हैवी होगा, ये डेंसर होगा, और ये रेयरर मीडियम इसको कॉल करते हैं। तो बच्चों जब यहां पर ये इसके इंटरफेस पर आएगा तो यहां पर दो प्रोसेस होते हैं, एक तो पल्स ट्रांसमिट हो जाती है और एक रिफ्लेक्टेड होती है। तो जब हमारा रेयरर मीडियम होता है तो ट्रांसमिटेड वेव तो उसी फेज में होती है और रिफ्लेक्टेड भी सेम फेज में होती है। यानी कि अगर ये अपर साइड है तो अपर साइड ही आपकी ट्रांसमिट होगी जिसकी वेलोसिटी v2 होगी, ये ट्रांसमिटेड है, और ये उल्टी साइड में यानी कि ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और अपर साइड में, यानी कि इसमें दोनों में कोई फेज चेंज नहीं आएगा। रिफ्लेक्टेड नो फेज चेंज, ट्रांसमिटेड नो फेज चेंज, एज इट इज उसी फेज में ये ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर केस आपका फ्रॉम रेयरर टू डेंसर है, यानी कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन है, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अगर आपका ये सिचुएशन है तो आप देखेंगे वेव पल्स अपर साइड में आ रही है, ये रेयरर मीडियम ये डेंसर मीडियम हो गया, μ2 अब यहां पर ज्यादा होगा। तो जैसे ही ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है, ये इन्वर्ट हो जाती है। तो यानी कि अगर ये जीरो फेज में आ रही है तो ये +π फेज हो जाता है, ये इन्वर्ट हो जाती है, और ये इसकी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन। ट्रांसमिटेड में दोनों ही केस में कोई चेंज नहीं आता है। तो रिफ्लेक्टेड में आपको याद रखना होगा क्या चेंज होता है, पाई का फेज चेंज होता है, और ट्रांसमिटेड में नो फेज चेंज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसमें देयर इज ए चेंज, फेज चेंज ऑफ पाई। बच्चों इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। टू पीरियडिक वेव्स of intensity I1 and I2 passes through a region of same time in the same direction. The sum of maximum and minimum intensities. तो बच्चों मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो उस समय वैल्यू होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर।
ये मैक्सिमम हो गई। और इंटेंसिटी मिनिमम जब होती है बच्चों, ये होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस। और ये आई मिनिमम होगी, यानी कि √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, ये हमें पूछा हुआ है। दिस विल बी इक्वल्स टू, करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, और मिनिमम का करेंगे तो दिस विल बी I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2। यहां पर देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। ये दोनों का सम हो जाएगा और आप आंसर देख पाएंगे कि आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दो आपको वेव दे रखी हैं। वेव आपको एक x1 दे रखी है और एक x2 दे रखी है। इफ द रिजल्टेंट वेव frequency and amplitude remains equals to the amplitude of superimposing waves, the phase difference between them। यानी कि आप इसमें बोल रहे हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड a है और रिजल्टेंट भी a है। तो आप देखेंगे कि a प्लस a गिव्स यू a, तो यानी कि एक एम्पलीट्यूड a है, दूसरा भी एम्पलीट्यूड a है, और तीसरा जो रिजल्टेंट आया है वो a है, यानी कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर गिव यू दिस वेक्टर। इस तरह से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। तो दोनों में फेज डिफरेंस इन दोनों के एंगल के बराबर होगा। तो बच्चों आप ये देखोगे कि ये 60 डिग्री होगा और ये 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री के केस में यानी कि ये आपका फाई क्या होगा, 120 डिग्री, विच इज इक्वल टू 2π/3। अगर आपका फेज डिफरेंस क्या है, 2π/3 है, तो ये कंडीशन अचीव हो सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहां पर आपको दिया हुआ है अ ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y as a function of x and t of a wave is given by this function. It represents a wave moving in minus x direction। आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रखे। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t आपको दे रखा है। दिस इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर माइनस दिया हुआ है प्लस 2√ab इंटू एक्स टी, ये दिया हुआ है। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो इसको आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि √a(x) प्लस √b इंटू टी का होल स्क्वायर, इसका माइनस e टू द पावर दिस, ये आपको y एज ए फंक्शन ऑफ x t आ जाएगा। तो वेव के फंक्शन की पहचान होती है वो ax प्लस बी टी का फॉर्म होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दिस इज, अब यहां पर देखेंगे कि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। दोनों का कोफिशिएंट सेम होता है तो वेलोसिटी कहां होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी। ओके, और k इक्वल्स टू आपको दे रखा है k की वैल्यू √a होगी और ओमेगा की वैल्यू √b होगी। तो k इक्वल्स टू ओमेगा बाई v एंड v इक्वल्स टू ओमेगा बाई k। तो यानी कि आपके पास √b/a इसकी वेलोसिटी होगी और माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि इट इज इन माइनस एक्स डायरेक्शन विद स्पीड √b/a। तो ये एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन होती है kx माइनस ओमेगा टी या प्लस माइनस ओमेगा टी का फंक्शन होता है। तो आप इसको फंक्शन ऑफ ax प्लस ओमेगा टी का फंक्शन लिख सकते हैं, जहां पर आपका a यानी कि √a हो जाएगा, k √a हो जाएगा और √b इक्वल्स टू ओमेगा हो जाएगा। तो वहां से आपकी स्पीड आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।